स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल शार्प IQ एजुकेशन में। MA पॉलिटिकल साइंस की दूसरी किताब अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सिद्धांत और समस्याएं को आज से शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग ने किताब 1 MPS 001 राजनीतिक सिद्धांत, MPS 003 भारत लोकतंत्र और विकास को ख़त्म, काफ़ी चैप्टर्स हम लोग ने कवर कर लिए थे। उसको ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आज से शुरू करना है हम लोग को तीसरी किताब अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सिद्धांत एवं समस्याएं का चैप्टर 1 यथार्थवादी एवं नव यथार्थवादी उपागम। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे लेक्चर का PDF टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली करंट अफेयर के पोस्ट अपडेट करता रहता हूँ और आप अपनी क्वेरीज भी मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। यथार्थवादी एवं नव यथार्थवादी उपागम। आइए इससे समझते हैं यथार्थवाद को। यथार्थवाद दृष्टिकोण का यह मानना है कि विश्व के राष्ट्रों के बीच किसी न किसी रूप में वैमनस्य ढंग से संघर्ष आदि मौजूद रहता है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय समाजों में शक्ति अथवा प्रभाव की प्रतिस्पर्धा सदैव चलती रहती है। तो यथार्थवाद का यह मानना है कि जो विश्व के जो राष्ट्र हैं उनके बीच जो शक्तियों के जो संघर्ष है वह निरंतर चलता रहता है। समाज में शक्तियों का अथवा प्रभाव की प्रतिस्पर्धा जो होती है वो हमेशा चलती रहती है। शक्तियों की जो प्रतिस्पर्धा है वह विभिन्न राष्ट्रों के बीच सदैव चलती रहती है, यह मानना है यथार्थवाद का। आइए इसमें आगे समझते हैं। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून अथवा संस्थान द्वारा इस संघर्ष स्थिति का नियंत्रण नहीं किया जा सकता। इनका मानना था कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून और संस्था द्वारा इस संघर्षात्मक स्थिति का नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। अतः कूटनीति का प्रमुख कार्य यही है कि शक्ति प्रतिस्पर्धा पर किसी न किसी रूप से अंकुश लगाया जाए, यानी कि जो शक्ति प्रतिस्पर्धा चल रही है इस पर किसी न किसी रूप से अंकुश लगाया जाए, यही क्या है कूटनीति का प्रमुख कार्य है। तो यथार्थवाद के अंतर्गत यथार्थवाद यही मानता है कि जो विश्व में है जो राष्ट्र हैं उनके बीच जो सत्य की प्रतिस्पर्धा है वह निरंतर चलती रहती है। यथार्थवाद विरोधी एवं संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक शाश्वत तत्व के रूप में देखता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संस्था द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यथार्थवाद विरोध एवं संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक शाश्वत तत्व के रूप में देखता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संस्था द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। चूँकि यह यथार्थवाद जो विचारधारा थी यह 18वीं और 19वीं शताब्दी में प्रबल थी, तो उस दौरान इसका यह मानना था कि यह जो शक्ति प्रतिस्पर्धा है अंतर्राष्ट्रीय कानून या संस्था द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती है। तो ऐसी अवधारणाओं को यथार्थवाद समझता था। क्या यथार्थवाद ऐसी अवधारणाओं को बारे में चिंतन करता है। शक्ति प्रतिस्पर्धा की जो अवधारणा है इसके बारे में यथार्थवाद चिंतन करता है। आइए इसी में आगे देखते हैं। इस विचार का जन्म व्यक्ति के इस विश्वास से होता है कि दूसरे लोग सदा उसे नष्ट करने की कोशिश करते हैं और इसलिए उसे अपनी रक्षा की खातिर हर समय दूसरे को नष्ट करने को तैयार रहना चाहिए। मनुष्य यह सोचता है कि उसको हमेशा जो दूसरे लोग हैं वो नष्ट करने की कोशिश करते हैं और इसलिए उसको रक्षा के खातिर हर समय दूसरे को नष्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये अवधारणा या विचार किसके अंतर्गत आती है? यथार्थवाद के अंतर्गत। तो यथार्थवाद यह मानता है कि जो मनुष्य होता है वह यह सोचता है कि उसको नष्ट करने की कोशिश में हमेशा लोग करते हैं, हमेशा लोग उसे नष्ट करने की कोशिश करना चाहते हैं और इसलिए उसको हमेशा रक्षा खातिर हर समय तैयार रहना चाहिए ताकि वह दूसरों को भी या उन लोगों को भी नष्ट कर सके जो उसका अनहित चाहते हैं या जो उसको नष्ट करना चाहते हैं। आइए इसी में आगे देखते हैं। यथार्थवाद उपागम 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में भी प्रचलित था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ, क्योंकि हिटलर की विस्तारवादी आक्रमण नीति तथा शक्ति युद्ध पर विशेष बल देने के कारण विद्वानों का मानव स्वभाव एवं विश्व राजनीति के समझने हेतु प्रेरित किया। यथार्थवाद जो उपागम है ये 18वीं और 19वीं शताब्दी में प्रचलित था, लेकिन जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ। पूर्ण रूप से कब प्रभावी हुआ? ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि जो हिटलर का विस्तारवादी आक्रमण नीति थी, हिटलर ने जो ये विस्तारवादी नीति अपनाई थी,
इस कारण जो विद्वानों का जो है ध्यान आकर्षित हुआ मानव स्वभाव को समझने और विश्व राजनीति को समझने हेतु। आगे देखते हैं यथार्थवाद और नव यथार्थवाद में अंतर। अब यथार्थवाद के विचारों उपरांत नए यथार्थवाद का नव यथार्थवाद का जन्म हुआ। आइए इन दोनों के बीच में अंतर को समझते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यथार्थवाद मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वस्तुतः शक्ति संघर्ष के रूप अपना लेती है। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वह एक ना एक दिन आगे चल के क्या करती है, शक्ति संघर्ष का रूप अपना ही लेती है। वे मानव स्वभाव में निहित गुणों के आधार पर मानते हैं कि विश्व राष्ट्रों में संघर्ष मौजूद रहता है। तो जैसे कि हम लोगों ने ऊपर देखा अभी कि ये मानव गुण के स्वभाव के आधार पर यह मानते हैं कि विश्व राष्ट्रों में हमेशा संघर्ष मौजूद रहता है, यानी कि शक्ति का संघर्ष हमेशा निरंतर चलता रहता है। अब इसी के उल्टा नव यथार्थवाद यह मानता है कि एक विशेष मानवीय स्वभाव को परिभाषित करना, फिर उसे तर्कों का आधार कहना आदर्शवाद है, ना कि यथार्थवाद है। कहने का मतलब ये है कि आप एक मानव स्वभाव को पढ़ लेते हो और उसको एक तर्क के आधार पर कहते हो, तो यह किसके अंतर्गत आता है? आदर्शवाद के अंतर्गत आता है, न कि यथार्थवाद। आदर्शवाद बेसिकली करता क्या है कि मानव के गुणों को पहचानता है, या मानवीय जो स्वभाव होते हैं वो आदर्शवाद के अंतर्गत आते हैं। तो यही नव यथार्थवाद कहता है कि आप जो मानव गुण के आधार पर थ्योरी दे रहे हो ये एक आदर्शवाद है, ना कि ये यथार्थवाद है। इसमें और समझते हैं। नव यथार्थवाद कहता है कि एक राष्ट्र हमेशा शक्ति प्राप्त करना चाहता है। एक राष्ट्र जो है वो हमेशा क्या करना चाहता है? शक्ति प्राप्त करना चाहता है। उससे यह करना चाहिए, उसको शक्तियों को प्राप्त करना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। जो एक राष्ट्र कर रहा है उसे सभी राष्ट्रों को करना चाहिए। यही नहीं कि एक राष्ट्र ही पूरी शक्ति की होड़ में लग जाए, सभी राष्ट्रों को शक्ति अपनाना चाहिए। अब ये ऐसा कह क्यों रहा है, इसको समझते हैं। इसको यहाँ समझ सकते हैं कि इसको आधुनिक यथार्थवाद माना जाता है। ये क्या है? ये आधुनिक यथार्थवाद है, यानी कि विश्व युद्ध के बाद में इसकी जो जन्म हुआ और ये आधुनिक यथार्थवाद को दर्शाता है, यानी कि नई सोच को दर्शाता है। तभी इसका मानना ये है कि जो ये शक्तियों का प्रतिस्पर्धा चल रही है, शक्तियों का जो प्राप्त करने की होड़ हो रही है, ये उचित है। ये एक राष्ट्र को नहीं, ये सभी राष्ट्रों को करना चाहिए। नव यथार्थवाद के एक वर्ग का मानना है कि राज्यों का एकमात्र उद्देश्य असीमित लाभ प्राप्त करना है तथा वे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए विधि का पालन भी अनिवार्य मानते हैं। तो एक वर्ग का इसमें यह मानना है कि असीमित उद्देश्य या लाभ प्राप्त करना राज्यों का एकमात्र उद्देश्य होता है। राज्य क्या चाहते हैं कि वो क्या असीमित लाभ प्राप्त कर सके, उनको ये चीज़ करनी चाहिए। साथ ही साथ उनको अंतर्राष्ट्रीय विधियों का भी पालन करना चाहिए और उनको शक्तियों को अपना बढ़ाना चाहिए। तो ऐसा मानना है या ऐसी अवधारणा नव यथार्थवाद के अंतर्गत आती है। आधुनिक या समकालीन यथार्थवाद शक्ति की प्राथमिकता और महत्व को स्वीकार करते हैं, क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आगमन के कारण शांति बड़ी तेजी से सर्वोपरि हुई। तो पहले क्या था, जब यथार्थवाद आया था तो उस वक्त जो शांति बहाली थी वही मेन उद्देश्य होती थी, परंतु अब विश्व युद्ध के बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आगमन के कारण शांति जो है बहुत तेज़ी से सर्वोपरि हो चुकी है। तो इस कारण आधुनिक जो यथार्थवाद है वो शक्तियों की प्राथमिकता को महत्व देता है या इसको स्वीकारता है और कहता है कि शक्ति प्राप्त करना या ये कोई गलत नहीं है। आइए अब आगे इसके यथार्थवाद में उपागम के प्रायः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रमुख अवधारणा इसको देखते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझते हैं। आइए, राष्ट्रहित। पहली अवधारणा जो यथार्थवाद उपागम के अंतर्गत आती है वो होती है राष्ट्रहित। यथार्थवाद यानी हम लोग वही 18वीं शताब्दी के दौरान यथार्थवाद को पढ़ रहे हैं, यानी जो शक्ति संघर्ष के बारे में चिंतित रहता है या कहता है कि मानव का यह स्वभाव होता है कि उसको कोई नष्ट करने चाहता है तो इस कारण वो भी तैयार रहता है कि उस सामने वाले को नष्ट कर सके। तो इसी के अंतर्गत क्या इसकी अवधारणा में आता है, इसको समझते हैं। पहला है राष्ट्रहित। प्रत्येक राष्ट्र का लक्ष्य अपने राष्ट्र हितों की अभिवृद्धि करना होता है। राष्ट्रहित लोगों के समूह से संबंधित है, व्यक्तियों से नहीं। जो राष्ट्रहित, इसकी जो पहली अवधारणा है, इसमें ये बात माना गया है कि जो प्रत्येक राष्ट्र है यह अपने राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि करना चाहता है। क्या करना चाहता है? उसकी जो राष्ट्र हित है उसकी
बढ़ाना चाहता है। राष्ट्र लोगों के समूह से संबंधित है, ये लोगों के समूह से संबंधित है, ना कि व्यक्तियों से, यानी ना कि एक पार्टिकुलर व्यक्ति से ना संबंधित होकर ये पूरे के पूरे लोगों के समूह से संबंधित है। इससे राष्ट्र की सुरक्षा एक भौतिक कल्याण को सुरक्षित करने पर बल देती है, सबका कल्याण हो और इस चीज़ को सुरक्षित करने पर बल देती है कि यानी कि डेवलपमेंट हो सके सिटी का और अपने राष्ट्र का डेवलपमेंट हो सके और एक साथ एक भौतिक कल्याण हो सके, इस चीज़ को सुरक्षित करने पर बल दिया जाता है। किस अवधारणा के अंतर्गत? राष्ट्र हित के अंतर्गत। राष्ट्र शक्ति, इसकी दूसरी अवधारणा है राष्ट्र शक्ति। इसमें देखते हैं, राष्ट्र शक्ति राज्य की क्षमता एवं शक्ति का वह मिश्रण है जो राज्य अपने राष्ट्र हितों एवं उद्देश्य को प्राप्त करने में प्रयोग करता है। राष्ट्र शक्ति राज्य की क्षमता एवं शक्ति का वह मिश्रण है, राज्य की क्षमता और शक्ति का वह मिश्रण है जो राज्य अपने राष्ट्रीय हितों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में करना चाहते हैं। यानी कि जो राष्ट्र हित हैं और उसके जो उद्देश्य हैं उसको प्राप्त करने में जो शक्तियाँ यानी जो क्षमता राज्य की होती है वो किसके अंतर्गत आती है? किस अवधारणा के अंतर्गत? राष्ट्र शक्ति के अंतर्गत आती है। अगला देखते हैं राष्ट्र सुरक्षा। राष्ट्र सुरक्षा राष्ट्रीय हित की न्यूनतम आवश्यकता है। ये क्या है? बेसिक फंडामेंटल नीड है। सुरक्षा का अर्थ उन मूल्यों की किसी प्रकार रक्षा करना जो पहले से अर्जित किया गया, यानी जो अर्जित कर लिया है राष्ट्र ने उसकी सुरक्षा करना किस अवधारणा के अंतर्गत आता है? राष्ट्र सुरक्षा की अवधारणा के अंतर्गत आता है। आइए अब इसको समझते हैं। यथार्थवाद राष्ट्र हित, राष्ट्र शक्ति, राष्ट्र सुरक्षा जैसी अवधारणाओं पर विशेष बल देता है। उसका मानना है कि इन अवधारणाओं के बिना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्रमबद्ध अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो यथार्थवाद यह मानता है कि ये जो तीन अवधारणाएं हैं इनके बिना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्रमबद्ध अध्ययन नहीं किया जा सकता है। इस चीज़ का मानना है यथार्थवाद का। इसी के अंतर्गत हम लोग ने आज तीन अवधारणाओं को पढ़ा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आइए एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग ने क्या क्या सीखा। हम लोग सबसे पहले यथार्थवाद के अर्थ को समझा। यथार्थवाद कहना क्या चाहता है, क्या विचार है, क्या फंडामेंटल जो क्या इसका बेसिक विचार है मानव के बारे में, वो क्या सोचता है, इसको हमने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये कब प्रभावी रहा। फिर हम लोगों ने देखा यथार्थवाद और नव यथार्थवाद के बीच में अंतर, इसके अंतर के बीच में जाना, और हम लोगों ने नव यथार्थवाद को समझा कि नव यथार्थवाद कैसे यथार्थवाद से अलग है। फिर हम लोगों ने यथार्थवाद उपागम के कई तीन अवधारणाओं को देखा, राष्ट्रहित, राष्ट्र शक्ति, राष्ट्र सुरक्षा। और यह तीन अवधारणाएं क्यों दी गई यथार्थवाद के अंतर्गत, इसको हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हम लोग समझ सकें। अगर आपको हमारा चैप्टर पसंद आता है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।